आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। हम अपने इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे यूनियन बजट 2023-24 की। इस बार का बजट कई वजहों से बहुत खास बजट माना जा रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक से बाहर निकली दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की कर रहे देश का ये बजट ऐसे टाइम में पेश किया गया है जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है। वर्ल्ड ऑटो मार्केट में हमारा शुमार दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट के तौर पर किया जा रहा है। एशिया पावर इंडेक्स में हम चौथी रैंक पर हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में हम तीसरी पोजीशन पर हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में हम 10वें पोजीशन पर हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में हमारी रैंक 23वीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में हम 40वीं रैंक पर हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमारी रैंक 46 है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में हम 7वें रैंक पर पहुंच चुके हैं। दरअसल यह इशारा है कि हम एक मजबूत और स्टेबल सरकार में इकोनॉमी के लिहाज से दिन ब दिन ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हमारा आम बजट 2023-24 इकोनॉमी के लिहाज से किन रास्तों पर चलने का इशारा कर रहा है। इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेयर बाजार के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह और जाने माने टैक्स गुरु विमल जैन। हम आप दोनों का वेलकम करते हैं स्टूडियो में। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूं कि जो नई टैक्स रिजीम है उसमें किस तरह के डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हैं? ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं किया गया। नई टैक्स रिजीम में जो चेंज किया गया और जो स्लैब बनाए गए, 2.5 लाख को 3 लाख कर दिया गया सोनिया। 7 लाख तक अब आपको रिबेट मिलेगी, यानी 7 लाख तक आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स लगने वाला नहीं है जी। अब उसके स्लैब में बदलाव किए गए। 3 से 6 लाख 5% का इनकम टैक्स, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 लाख के ऊपर 30% का आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। अब एक सरचार्ज होता है जो हाई नेटवर्थ टैक्सेबल इंडिविजुअल होते हैं, वो ऑलमोस्ट आप मान के रखिए 37% का सरचार्ज उनके ऊपर होता था, जिसको कम करके 25% कर दिया गया। तो इफेक्टिवली 42.75% हमारा इनकम टैक्स लगता था, जो अब 39% हो गया। यानी इसमें भी पैसा बचेगा और रवि जी की गाइडेंस उनको मिलेगी कि उन्हें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये पैसा जो बचा आपके पास, इसमें एक दो चीजें और करेक्ट कर दूं जिससे क्लैरिटी हो जाए लोगों को कि देखिए कई बार कंफ्यूजन हो रहा है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं 7 लाख तक मैंने कहा कि कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, 7 लाख तक आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 7 लाख के ऊपर अगर आपने इनकम कर ली तो फिर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स लगना चालू हो जाएगा। वो 3 से 6 होगा तो 5%, 6 से 9 होगा तो 10%, ऐसे कैलकुलेट होगा। जो सैलरीड क्लास है, जो नए टैक्स रजीम में है, उनको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया गया। एक लीव इनकैशमेंट होता है जो रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाता है। 2002 से वो स्टैटिस्टिक था 3 लाख रुपए पे, जिसको कर दिया गया 25 लाख रुपए। यानी वो भी आपको नए टैक्स रजीम में मिलने वाला है। तो यानी ये मैंने आपको बताया कि चेंजेस क्या है। अब इस चेंजेस की वजह से जब आपका स्लैब 3 लाख तक लेके आ गए और रेट को रैशनलाइज कर दिया, तो क्या होगा, आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे, ये आपकी चॉइस है। आप जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहें वहां। कई बार मुझे बच्चे को पढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन पे लेके जाना है सोनिया, और मैं चाहता हूं मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, तो ये आप कर सकते हैं। और ये जो इनकम मेरे हाथ में बढ़ेगी, आम आदमी के हाथ में बढ़ेगी, वो करेगा क्या? वो गुड्स खरीदेगा, सर्विसेज खरीदेगा, जिस पे जीएसटी पे करेगा। अगेन वो इकोनॉमी में वापस आती है, मेरे जीडीपी को ग्रो करती है, मेरा कंजम्पशन बेस्ड डिमांड मेरी बढ़ेगी। जो ओवरऑल वित्त मंत्री चाहती हैं कि मेरा जीडीपी 6.5% से बढ़े। अब मैंने कहा, जो कई लोग कह रहे हैं, 2 स्कूल हैं सोनिया। कुछ लोगों का कहना है कि ओल्ड रेजिम को क्यों आगे नहीं बढ़ाया गया,
उसमें 80C की 1.5 लाख की लिमिट होती थी, जिसमें आप LIC, PPF, प्रोविडेंट फंड, NSC, यूलिप और SIP सारी बातें जो रवि जी ने की उसको टच नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने 2-3 बातें की जो मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। वित्त मंत्री ने यह कहा, देखिए हम एग्जम्पशन डिडक्शन को खत्म कर रहे हैं। हाँ, आपको लगेगा कि हमें ये 80C बढ़ाना चाहिए था, बट वित्त मंत्री ने यह बात हम सबसे कही कि आपकी टैक्सेशन पॉलिसी किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप ये इन्वेस्टमेंट अगर इसलिए करते हैं कि आपको टैक्सेशन की बेनिफिट मिलती है तो सोचना गलत हो जाएगा। सोनिया सही भी है, अगर आप सोचें कि मैं अगर सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए LIC लूं या प्रोविडेंट फंड में डालूं या म्यूचुअल फंड में डालूं या मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो गलत हो जाएगा। अभी रवि जी ने कहा अगर मेरे पास सरप्लस मनी है और पैसा बोलता है प्रोग्राम है, यानी पैसा बोलना चाहिए। घर पे पैसा रखा रह गया तो ये बोलेगा नहीं, तो यानी आपको आइडेंटिफाई करना जो सरप्लस मनी है आप कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट भी है, आपके पास म्यूचुअल फंड भी है, आपके पास शेयर मार्केट भी है, आप वर्कआउट कीजिए, हाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ। तो हमारी भी भागीदारी देश हित में होनी चाहिए। आप भी इनकम टैक्स भरिए, जो आपकी रियल इनकम है उसे शो कीजिए और इनकम टैक्स दे के देश हित में अपना भी कदम निभाइए। जी, इसके बाद आपसे बात करेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी, लेकिन इस बीच रवि ये बताएं कि ये तो हो गई पर्सनल इनकम टैक्स की बात, लेकिन अगर हम MSMEs की बात करें तो 30% है उनका GDP में योगदान, और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2027 तक हो, उसके लिए MSMEs बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंजन रहेंगे। 9,000 करोड़ का कॉर्पस भी है। क्या लगता है आपको MSMEs को आगे बढ़ाने के लिए, और मिड कैप शेयर्स भी चमके इस चक्कर में, उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए सोनिया जी, इंडियन इकोनॉमी में हर एक को अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा अगर देश को आगे बढ़ना है तो। और मैं इसलिए अगर इसको मैं कंपैरिजन करता हूँ MSME से, तो ऐसा है, सरकार ने पहली शुरुआत, जो सबसे बड़ा लोभ होता है लोगों का वो होता है टैक्स से, और टैक्स गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं तो समझ रहे हैं। अब MSMEs को आप देखिए उन्होंने बहुत अच्छे से जोड़ा कि 2 करोड़ तक जिनकी इनकम है उनको कोई टैक्स नहीं, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया। यानी कि आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप करें, आप SMEs में आते हैं, 3 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। इसी तरह से नीचे 15 लाख से बढ़ाकर उसको 75 लाख किया गया। वो इसीलिए क्योंकि हमें आदत है कि जब तक टैक्स बेनिफिट नहीं दिखता तब तक हम उसमें आगे नहीं जाते। अब बात करते हैं, जब हम 135 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है और कुछ वर्ग ही यहाँ पर जॉब कर सकता है, कुछ वर्ग ही यहाँ पर बिजनेस कर सकता है, लेकिन जॉब क्रिएशन जिस हिसाब से नए यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, नए तरीके के एंटरप्रेन्योरशिप आ रहे हैं, और आप उनकी ग्रोथ देखिए जिस तरीके से हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का ये टारगेट, क्योंकि आप इतने लोगों को जॉब नहीं दे सकते, आपको कुछ ऐसा फंडामेंटल चेंज इकोनॉमी में करना पड़ेगा जो कि अपने आप जो है वहां पर जॉब क्रिएशन बने। तो SMEs और जो इन इंडस्ट्री को है यहां पर सबसे ज्यादा, जैसे मैं एक ज्वेलरी इंडस्ट्री का एग्जांपल देता हूं आपको। ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत लोग डरे रहते थे कि इस समय गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, कैसे काम करेंगे। आपको बताऊं, ज्वेलरी इंडस्ट्री से ही 54 लाख लेबर जो है वो, यानी कि ज्वेलरी के कारीगर जो है वो 54 लाख एम्प्लॉयड हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप इसी तरीके से आप छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है उनको अगर कंपैरिजन करें तो इस समय ज्यादातर जो लोग एम्प्लॉयड हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर पॉवर्टी लाइन पे हैं, या फिर जो 2 चीजों का बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स की स्कीम बहुत अच्छी, खाने के लिए आपको अनाज भी मिलता है, साथ में पेंशन स्कीम भी मिलती है, और आपको छोटी छोटी जो MSMEs हैं उनमें आपको जॉब भी मिलती है। तो आपकी इनकम तो कहीं ना कहीं से बढ़ रही है। अब यही देश को आगे धीरे धीरे मल्टीपल्स में बढ़ाएगा। हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर इस समय कि अब चाइना से हमारा इंपोर्ट जो है वो कम से कम हो, तो हमें है कि चाहे वो, इसीलिए आपने देखा कि मोबाइल सस्ते हो गए, टीवी पैनल सस्ते हो गए, चिप की जो चिप डेवलपमेंट्स करेंगी उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, सरकार की तरफ से PLI स्कीम्स का भी फायदा होगा, और साथ ही जो है वो टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अब जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है उसको देखते हुए SMEs यहां पर बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, और मिड कैप के जो शेयर हैं वो मल्टी बैगर
साबित होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि फोकस करने की जरूरत है। जैसे अब मैं एग्जांपल के लिए देता हूं कि जो बैटरी के कंपोनेंट बनाते हैं, जो चिप के लिए यहाँ पर अभी सरकार ने टेंडर ओपन किए हैं कि जो बाहर के फैक्ट्रीज हैं या जो बाहर के लोग हैं वो भी इंडिया में ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम डिपेंडेंसी, चूंकि चाइना बहुत बहुत छोटी कॉस्ट पे वो काम करता है। अब यूएस अगर देखा जाए, भले जितनी भी बातें कर ले, लेकिन वो चाइना से बिना इंपोर्ट किए उसकी यूएस की लाइन नहीं आगे बढ़ सकती, वहां लोग नहीं चल सकते। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। तो अभी ये डिपेंडेंसी जितना चेंज होगी उतना यहां पर आपको जॉब्स क्रिएशन मिलेंगे, उतने लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको रिटर्न्स मिलेंगे और लोगों का भविष्य जो है वो बेहतर होगा। सेमीकंडक्टर्स की बात हम दोबारा करेंगे आपसे, लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो पर्सनल इनकम टैक्स भी देते हैं और जीएसटी भी देना पड़ता है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन अगर जीएसटी की बात की जाए तो जीएसटी कितना बेहतर रहा इस सरकार के लिए? सोनिया, आपने इतना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। लोगों को कई बार ये मन में रहता है कि हम इनकम टैक्स भी देते हैं और जीएसटी भी देते हैं। देखिए, इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। सो जीएसटी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जो भी सप्लाई जीडीपी में आता है, उसके ऊपर लगता है। देखिए, जीएसटी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है सोनिया। 2017 में इसको लाया गया, जुलाई 1, 2017। पहले मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस होते थे, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, कितने होते? 17 इनडायरेक्ट टैक्स विद 23 सेस मर्ज इनटू वन बास्केट। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कह रहा हूं मैं आपसे। कैस्केडिंग खत्म हो गई, क्रेडिट जो टैक्स पे टैक्स लगता था वो सही चीज खत्म हो गई, डबल टैक्सेशन जो प्री जीएसटी में लगता था वो खत्म हो गया, और रियलिस्टिकली जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। पहले सुनिए, आप देखिए, पहले आपको अगर एक मोबाइल लेना था, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव, आप तीनों मार्केट ले लीजिए, आप पहले चेक करते थे प्री जीएसटी में कि कहां पे रेट कम होगा। बिल्कुल। जीएसटी में मोबाइल के रेट अब सेम हो गए, चाहे मुंबई में खरीदिए, चाहे केरला में खरीदिए, चाहे दिल्ली में खरीदिए, चाहे नोएडा में, या ऑनलाइन लीजिए। हाँ, चाहे ऑनलाइन लीजिए। ठीक कहा सोनिया आपने, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो जीएसटी ने रियलिस्टिकली हम सबको एक जगह लाके खड़ा कर दिया है, और पैन इंडिया एक ही प्रोविजन है। इकोनॉमिक सर्वे में हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा कि जब जीएसटी लगाया गया था तब 70 लाख लोगों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया था। 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है और सिर्फ 70 लाख थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये हो गई है 1,40,00,000, यानी डबल हो गए हमारे टैक्स पेयर। जब जीएसटी आया था सोनिया, तो हमारी 89,000 करोड़ रुपीज पर मंथ की कलेक्शन होती थी, 89,000। अब आप देखिए, जनवरी 23 में अनाउंस हुआ है 1,56,000 करोड़ रुपए पर मंथ, ऑन एन एवरेज 1,50,000 करोड़ रुपए, यानी 50% का जंप आप देख रहे हैं जो जीएसटी की रेवेन्यू में आया। अब ये जंप आया तो ये पैसे का वित्त मंत्री करेंगे क्या? वित्त मंत्री हमारे देश हित में जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, एक पब्लिक वेलफेयर स्कीम होती है सोनिया, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन है, हम उनको कैसे सब्सिडाइज करें, कैसे उनको फूड प्रोवाइड कराएं, कैसे उनकी दिन रोजमर्रा की चीजें मिलें। 2 लाख करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च करेगी गवर्नमेंट, उनको पब्लिक वेलफेयर स्कीम में देने के लिए। इस बजट में वित्त मंत्री ने यह भी कहा, जब इनडायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल आ रहे थे तो उन्होंने कहा मैं एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहती हूं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहती हूं, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को। और इस एग्जाम्पल को अगर हम अच्छी तरह से समझना चाहें तो 5,80,00,000 मोबाइल बनते थे 2014 में। आज कितने बनते हैं सुनिए, मालूम है? 32 करोड़ मोबाइल मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में। और होता क्या है, हम डोमेस्टिक भी इसको सेल करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम एलईडी टीवी, कलर टेलीविजन की बात करते हैं, उनने क्या किया, पहले तो बेसिक कस्टम ड्यूटी के रेट 21% से 13% पे कर दिए। यानी जो भी रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट आप इंडिया में इंपोर्ट करेंगे उस पे या तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी या कंसेशनल लगेगी। क्यों लगेगी? जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो चाहते हैं कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करें, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाएं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो मैं यहां पे सेल्फ सस्टेन होऊंगा, आत्मनिर्भर बनूंगा, और जॉब क्रिएशन की बात सोनिया आपने की थी ना, यहीं से जॉब क्रिएशन होगा। कई बार उन्होंने ग्रीन एनर्जी का नाम लिया तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं कि पिछले कई बजट में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, ग्रीन एनर्जी पर, सोलर पर, इन सब पर बहुत अहमियत दी जा रही थी और बहुत पीएलआईज भी कही जाए या फिर बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे।
लेकिन इस बार जैसे सीबीयू पर बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप लेते हैं, कोई गाड़ी मंगाते हैं तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए या क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात की जाए या फिर कमोडिटी प्राइसेस की बात की जाए, इसको लेकर जो एक शंका पहले ऑटोमोबाइल कंपनीज को थी, अब वो थोड़ी कम हुई है और पर्सनल इनकम टैक्स में जो बेनिफिट मिला है उस सब का फायदा क्या ऑटोमोबाइल कंपनीज को आगे होगा? हम देख रहे हैं मारुति के शेयर बढ़ गए हैं। देखिए, मारुति, टाटा मोटर, इन सभी के अगर आप देखते हैं तो शेयर में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट बजट के बाद से तो ये रैली की तरफ ही चल रहे हैं। उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि इस समय आप ग्राउंड रियलिटी चेक करिए, जाके आप एक बार शोरूम घूम के आइए, आपको मारुति की गाड़ियां हो, टाटा मोटर की गाड़ियां हो या फिर डोमेस्टिक लेवल पे आप जितनी भी गाड़ियों को आप सर्च करेंगे, आपको वेटिंग 3 से 6 महीने दिखती है, साल भर तक की भी वेटिंग दिखती है। वो सेमीकंडक्टर की वजह से तो नहीं है? देखिए, सेमीकंडक्टर की वजह से नहीं है, हमारे यहाँ की डिमांड इतनी बढ़ गई है, परचेजिंग पावर बढ़ गई है। ये सिर्फ सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट कर देना ये सही वर्ड नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरीके से अगर देखते हैं तो ग्रोथ स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनीज हो या फिर जो कंपोनेंट बनाती हैं, यानी कि बेयरिंग है या टायर है, उन सबके भी शेयर में बढ़त देखने को मिल रही। तो उसका मुझे ऐसा लगता है कि शायद सेमीकंडक्टर से उतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन सोनिया जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही। देखिए, क्रूड ऑयल की प्राइसेस ने भारत को काफी सपोर्ट दिया, इसलिए क्योंकि कुछ एक साल पहले अगर पीछे जाते हैं तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस $135 से $140 के पास होती थी और अब इस समय $80 के पास हैं। तो वो फायदा तो सरकार को यहां पर मिल रहा है। लोग कहते हैं कि पेट्रोल और सस्ता कर दीजिए, हमें और चाहिए, यानी कि प्राइसेस कम होनी चाहिए। लेकिन आप एक बात समझिए कि सरकार जो यहाँ पर 41,90,000 करोड़ का बजट जो लेकर आई है, उसमें रेवेन्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया में 2 चीजों की वजह से हमारा बजट टारगेट खराब हो जाता है। यानी कि अगर आपके घर में कोई एक ऐसा मेंबर है जो थोड़ा लालची है तो वो खराब कर देता है। वही हाल सरकार के साथ है। इस समय भारत का $155 बिलियन का बजट जो है वो सिर्फ ऑयल को इंपोर्ट करने में जाता है और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो महिलाओं ने शायद ज्यादा बढ़ा रखा है, वो है सोना, क्योंकि 900 टन का सोना हम करीब परचेस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इसीलिए गोल्ड में धीरे धीरे कई स्कीम्स लेके आए कि आप फिजिकल गोल्ड के बजाय पेपर गोल्ड खरीदे, बॉन्ड्स लेके आए, इंटरेस्ट भी आपको उस पे दे रहे हैं। तो ये चीजें करके आप इकोनॉमी में थोड़ा सा जो पैसा है वो डॉलर जो है वो बचा पाते हैं और उसको फिर ग्रोथ के लिए लगा सकते हैं। ग्रीन एनर्जी की तरफ जब आप बात करती हैं, देखिए ईवी आगे का भविष्य ये सबको दिखाई दे रहा है। आज जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा अभी पड़ रही है, लेकिन आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल बाद बड़ी कॉमन सी बात हो जाएगी। लोग उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और उसका फायदा एनवायरनमेंट पे भी काफी अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बैटरी के स्टॉक्स हों, लेड, जिंक, इन सब के जो खासतौर से मेटल की प्राइसेस हैं, इन सब के स्टॉक्स में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। तो आप ईवी सेक्टर को ही सिर्फ आप फोकस करके आप अपने जो पोर्टफोलियो उसको चमका सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए और बजट में आज जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का जो गवर्नमेंट की सोच है उसके साथ आप अपना पोर्टफोलियो कितना बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपने शुरुआत में बात की थी, फिस्कल डिसिप्लिन काफी मेंटेन किया है, प्रूडेंस भी काफी दिखाई है कि इस बार कोई रेवड़ियां नहीं बांटी गई हैं, कोई लॉलीपॉप्स नहीं है, कोई फ्री में कोई चीज नहीं दी जा रही है, ये सब कंट्रोल किया गया। तो ऐसे में अगर हम रूरल सेक्टर की बात करें, पीएम किसान तो है ही, लेकिन इस बार कॉर्पोरेटिव्स बनाने की बात की गई है ताकि वहां पर लोग और थोड़े बिजनेस माइंडेड बने। हाँ बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब आप बात करते हैं तो जब रूरल एरियाज में जाते हैं तो वहाँ सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो मैन्युफैक्चरिंग में भी आना चाहते हैं और सर्विस सेक्टर में भी आना चाहते हैं और एग्रीकल्चर में तो वो हैं ही, क्योंकि एग्रीकल्चर में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बता दूं, इनकम टैक्स में उनको वो रियायत दे दी गई है जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मिलती थी। यानी जो कंपनी को मिलती थी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहती है उनको भी 15% के इनकम टैक्स के साथ रियायत दे दी गई है। यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा रहा है। अब जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, फंडिंग करे और उन्हें आगे लेके आए, इंसेंटिवाइज करे। तो देखिए, एक PLI स्कीम जिसके बारे में हमने कम डिस्कस किया बट बताना बहुत जरूरी है। हम देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते थे। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं जिससे सभी दर्शकों को मेरी बात समझ में आए। आज एप्पल मोबाइल फोन बहुत फेमस है। एप्पल के लिए सबसे बड़ी स्ट्रगलिंग क्या थी सोनिया मालूम है इंडिया में?
वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इसलिए नहीं कर पाते थे कि पार्ट्स एंड कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड नहीं होते। और पीएलआई कैसे थी? पीएलआई होती है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, जो मैन्युफैक्चरिंग पे दी जाती है। यानी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं और अलाइड इंडस्ट्री को लाना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपकी एक मदर इंडस्ट्री होती है और मदर इंडस्ट्री के साथ जितने अलाइड इंडस्ट्री इंसिडेंटल पार्ट्स कंपोनेंट वाले होते हैं वो सारे आते हैं। वो जहां भी बैठेंगे वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाएगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो जाएगा, वहां पे जॉब क्रिएशन होने लगे। और मैन्युफैक्चरिंग से क्या होगा, आपकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे कम हो जाएगी। तो मैं फिर अगर मोबाइल 5 करोड़ 80 लाख था 2014 में और 32 करोड़ आज हो गया, तो मैं कल एक्सपोर्ट करूंगा। कल एप्पल क्यों चाहेगा मैं चाइना में रहूं, वो इंडिया में आएगा। और हमने लीड बाय एग्जांपल हम दे रहे हैं कि आप हमारे देश में आओ और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो। कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो मैन्युफैक्चरिंग की बेनिफिट दी गई एट पार विद कंपनी, ये उस राह में एक पहला कदम है जी। तो सोसाइटी की जब हम बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जिसमें मेंबर्स के लिए सारा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सोसाइटी वही बनाते हैं, बायलॉज वही तैयार करते हैं, बट हमने उनको अपनी देश हित में भागीदारी दे दी। एक बात और टच करूंगा, जब मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं, ये सारी बातें कर रहा हूं, देखिए बजट में हम ओवरऑल कई बार ना रेवड़ी की बात करते हैं। सोनिया ने सही कहा कि रेवड़ी नहीं बांटी गई। हम रेवड़ी बांट के कब तक आगे ग्रो करेंगे? मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा करना है। मैं ऐसे नहीं लेना चाहता, मैं ऐसे देना चाहता हूं। अगर देश में सोनिया साहब ऐसे ही सोचना स्टार्ट कर दें तो आने वाले टाइम पे आप जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, हम सबको जॉब दे रहे होंगे। और हमें विश्व गुरु बनना है। अगर विश्व गुरु बनना है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम 27 में टारगेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इंडिया के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है, हमारे वित्त मंत्री कॉन्फिडेंट है। देश हित में ये बजट है और हम सबके लिए, हम सबको इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। और एफआईआईज भी जो हैं वो सब वापस आ जाएंगे और हमारा स्टॉक मार्केट फिर से और ऊपर चलेगा। तो हम बहुत जल्दी जल्दी एक एक सेक्टर छू लेते हैं। 2-2 लाइन का मैं आंसर ले लूंगी आपसे। तो उस सेक्टर के लिए कैसा रहा इस बार बजट में, ताकि उनके स्टॉक्स भी कैसे करेंगे वो भी थोड़ा सा दर्शकों को आइडिया हो जाएगा। शुरुआत कर लेते हैं टेलीकॉम से। जो स्पेक्ट्रम ड्यूज थे वो उन्होंने थोड़ा डेफर कर दिया है, उससे फायदा होगा? नहीं, फिलहाल तो थोड़ा सा अभी टेलीकॉम सेक्टर से डिस्टेंस बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी ऐसा कुछ बजट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं मिला जी। अगर हम रिटेल सेक्टर की बात करें, रिटेल के लिए कैसा? डेफिनेटली रिटेल सेक्टर के लिए आप देखें जिस हिसाब से जीएसटी ने स्ट्रक्चरल चेंज किया है, और जीएसटी के रेट जब स्टार्ट हुए थे, उनकी जो एक रेट होती है वो 14.4% से आपकी 11% के आसपास आ गई है। तो रिटेल सेक्टर में अल्टीमेटली आप इफेक्टिव क्या चाहते थे कि कैस्केडिंग कम हो और जीएसटी से मुझे फायदा हो, जिससे इफेक्टिव प्राइसिंग कम हो। और आज तो कंज्यूमर प्रोडक्ट, ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी जो आप देख रहे हैं वो रियल सेक्टर का बैकबोन है। तो ये सारी चीजें, जब मेरी सारी चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, मेरा टैक्स रेट रैशनलाइज हो जाएगा, तो इफेक्टिव प्राइसिंग कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा और ओवरऑल हमारी जीडीपी को ऐड करेगा। जी, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए वो कह रहे थे कि जीएसटी जो है उसको ऐड किया जाए, जो हमारे फाइनल बिल्स होते हैं कस्टमर के लिए, ताकि हमारी इनपुट जो कॉस्ट है उस पर भी हम जीएसटी ले सकें। बिल्कुल, हेल्थ केयर में एक और भी चीज़ पे फोकस किया गया है, जिसमें इस बार रिसर्च के लिए यहाँ पर जो है वो अलग से फंड एलोकेट किया गया। तो मुझे लगता है हेल्थ केयर सेक्टर को यहाँ पे या हॉस्पिटल्स चेन्स को फायदा मिला है। जी, एक चीज बस ऐड करूंगा सोनिया, क्योंकि हेल्थ सेक्टर की बात की, रवि जी को ऐड ही करूंगा मैं इनफैक्ट, कि देखिए कुछ सेक्टर को जीएसटी में जानबूझ के बाहर रखा गया। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, आप नहीं चाहते ना कि बेचारा कोई हॉस्पिटल में आ रहा है, अपना खर्च कर रहा है, वो जीएसटी भी दे। तो ये बड़ा आपको समझना पड़ेगा, उनके चाहने से नहीं होता। वैल्यू एडिशन पे भी तो जीएसटी लग जाएगा। वो कह रहे हैं जीरो कर दो, आप जीरो जीएसटी कर दो। हाँ, मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। आपने जैसा कहा कि जीएसटी पूरा जीरो कर दो, हाँ कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिसपे हमने 18 से 5 पे आने की बात की थी, बट ठीक है, ये वे फॉरवर्ड एक्शन है, कुछ बातें हैं और वित्त मंत्री के लिए उन्हें रेवेन्यू भी देखना पड़ता है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये हमारी जो आवाज है वो वित्त मंत्री तक जरूर पहुंचेगी। जी, टेक सेक्टर की अगर बात करें, टेक सेक्टर देखिए, अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंप्रूव करेगा। और पीछे जो हिस्ट्री रही है, जो बजट जिस दिन हो रहा था और बजट के बाद से वो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे रन अप देखने को मिले। तो बिल्कुल टेक्सटाइल को, चूंकि यहाँ पर हम एक्सपोर्ट को काफ़ी हद तक अग्रेसिव तरीके से सब्सिडाइज भी कर रहे हैं, कई स्कीम्स भी उसके लिए लेके आ रहे हैं, पीएलआई में भी वो कवर किया जा रहा है, तो मुझे लगता है जरूर यहाँ पे बेनिफिट। आईटी एंड टेक्नोलॉजी,
अनडाउटेबली सर्विस सेक्टर का बैकबोन, 54% ऑफ जीडीपी मेरा सर्विस सेक्टर से आता है, बिना आईटी के हो ही नहीं सकता। सो आईटी तो एक ग्रोइंग सेक्टर है और कोई ऐसी चीज टच नहीं की गई है जिसमें मुझे लगता हो आईटी के लिए नेगेटिव है। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारा नाम है आज की डेट में। आज अगर यूएस जानता है, यूरोपियन यूनियन की कंट्री जानती हैं, तो आईटी की वजह से जानती हैं। तो आईटी मेरे लिए मैं तो अब रवि जी के साथ ऐड यही करूंगा, आईटी सेक्टर में आपने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी हैं और वो ग्रो कर रही हैं, दे आर ग्रोइंग फास्टर एंड फास्टर। आईटी सेक्टर डेफिनेटली ग्रो करेगा। रैली भी आई हुई है। नहीं, इसमें मैं एक और भी सजेशन, एक और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे। देखिए, आईटी सेक्टर में पिछले 8 महीने से देखा जाए तो 40% का करेक्शन मिला है। तो मैं जहां भी जाता हूं वहां यही कहता हूं कि आईटी सेक्टर के लार्ज कैप के स्टॉक आपको मिड कैप की प्राइसेस पे मिल रहे हैं, तो रख लीजिए, क्योंकि ये भविष्य है। आप भी अपने बच्चे को कहीं ना कहीं से आईटी में ही डाल के बैठे होंगे, तो मुझे लगता है कि आपको आईटी की ग्रोथ तो देखने को मिलेगी। जी, ट्रैवल सेक्टर, ट्रैवल टूरिज्म और ये सब, होटल। देख, आप सबसे ज्यादा बेनिफिट में आपका यही पे आने वाला था। अगर पूरे बजट को आप एनालिसिस करिए तो सिर्फ और सिर्फ होटल इंडस्ट्री में आपको सबसे बड़ी रैली देखने को मिली है, और उससे सर्विस सेक्टर का भी यहाँ पर पॉजिटिव सेंटिमेंट मिला है। तो जो होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं उनमें आपने खुद ही 8% तक की रैली सेम डे मैंने देखी है। तो मुझे लगता है कि अभी भी, क्योंकि सेम डे का मतलब है वो इंपैक्ट अब आगे आता रहेगा और उस हिसाब से आपको इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको होटल इंडस्ट्री की तरफ फोकस करना चाहिए। बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग बैकबोन रवि जी से आपने क्वेश्चन किया था और सारी आज हमारी जो स्कीम्स, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है और जो हम सारी बातें कर रहे हैं वो बैंकिंग चैनल के जरिए ही चल रही है और बैंकिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है। विदाउट बैंकिंग सेक्टर, डिजिटाइजेशन की आज हम बात करते हैं ना, आज बजट में डिजिटाइजेशन एक बैकबोन, एक बड़ा फैक्टर है। विदाउट बैंकिंग हो ही नहीं सकता और बैंक सेक्टर बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है। बस आपको कॉशन रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो बैंकिंग सेक्टर का, तो आपको देखना पड़ेगा एनपीए की क्या पोजीशन है, रिटर्न क्या आ रहा है, सेफ्टी कितनी है। बट अदरवाइज ऑन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बैंकिंग सेक्टर जरूर अच्छा करेगा। जी, एक आखिरी सेक्टर आपसे पूछूंगी, रियल एस्टेट। पैंडेमिक के बाद अब थोड़ा सा ग्रो होना शुरू हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड रेट्स। देखिए, मैं रियल एस्टेट पे बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर तो अभी नहीं देख रहा, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि रियल एस्टेट में यूज़ होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट्स, यानी कि चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो या फिर स्टील हो, उनमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मैं रवि जी के साथ ऐड करना चाहूँगा, 89,000 करोड़ रुपीज का एलोकेशन है आवासीय योजना के लिए। सो यानी हाउसिंग सेक्टर जो हमें अफोर्डेबल हाउसिंग जो लोगों को प्रदान करनी है, 89,000 करोड़ रुपीज। और प्री कोविड से आप जो कोविड का पीरियड था और आज हम कोविड से बाहर रिकवरी कर रहे हैं, तो मैं ऐड करूंगा रवि जी बस आपकी बात को कि हाँ, ये सेक्टर में भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि रिकवरी भी कर रहा है और ग्रो भी करेगा। यानी कि सुख और समृद्धि वाला बजट इस बार बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए, अहम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में आज फिलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दीजिए हमें। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।